छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में दूर होगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 50% पदों पर होगी सीधी भर्ती। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स ने निभाई जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक ने 121 जवानों का किया सम्मान। गिफ्ट खोलते ही जवानों के चेहरे पर छाई खुशी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरी लहर के ऑक्सीजन संकट को किया याद। बोले, ऑक्सीजन संकट में 7 रातों तक नहीं सो सका था। मध्य प्रदेश के धार में 2 युवतियों को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल। फोन पर बात करने को लेकर युवतियों की पिटाई। पुलिस ने मामले में 7 लोगों को किया गिरफ्तार। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए किया हवन यज्ञ। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर आक्रोश। बीजेपी नेताओं की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में अब विशेषज्ञ डॉक्टरों के 50% पदों पर सीधी भर्ती की जा सकेगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूरी दे दी है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग के कामकाज और कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस देव ने बताया कि सीधी भर्ती के फैसले के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाएगा। निजी अस्पतालों को अनुदान देकर ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल खोलने की अनुमति के मामले में सिंहदेव ने कहा कि उनके पास प्रस्ताव की फाइल आई है। इस पर वो अपनी राय लिखेंगे। जितनी जरूरत है उससे कम वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है, इसलिए कमी बनी हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के कामकाज और कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों के संबंध में चर्चा हुई। सिंहदेव ने बताया कि जब दिसंबर 2018 की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग ने 4057 पद स्वीकृत किए थे, जिसमें से 1218 पद भरे गए थे। वर्तमान में 4264 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2269 भरे हैं। तो विशेषज्ञ डॉक्टरों के 50% पदों पर भर्ती। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी दूर होगी। अब ये राहत की खबर प्रदेशवासियों के लिए भी है, क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी जब दूर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है राहत प्रदेशवासियों को मिलेगी। देश भर में कोरोना काल के समय पुलिस ने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से की है। कोरोना काल के समय पूरी तरीके से पुलिसकर्मी डटे रहे, क्योंकि दूसरी लहर ने कई परिवार उजाड़ दिए थे। उस समय भी छत्तीसगढ़ के बस्तर पुलिस ने चौक चौराहों पर ड्यूटी पूरी ईमानदारी से की। जवान 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहे ताकि कोरोना महामारी से जगदलपुर शहर की जनता को बचाया जा सके। जगदलपुर शहर के चौक चौराहों पर कुल 121 जवानों को तैनात किया गया था। उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाई। जगदलपुर पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने 121 लोगों को सम्मानित किया है। जवानों को प्रशस्ति पत्र और एक गिफ्ट दिया है, लेकिन गिफ्ट ऐसा है कि जवानों ने खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। जवानों को इस काम के लिए जो गिफ्ट दिया गया है वो एक कप था, और उस कप के ऊपर उन जवानों की ड्यूटी के दौरान की फोटो लगी, जिसको देखकर जवान बेहद खुश हुए। फाइटियन से ट्रेनिंग सेंटर से आया था यहाँ, और चौक चौराहे में हमने ड्यूटी की है कोरोना काल में, है ना। और दूसरा चीज़ हमें जो आज प्रमाण पत्र मिला है तो कोरोना काल की वजह से मिला है। और ये हम लोग दीपक झा जो हमारे यहाँ के अधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय, उनके द्वारा उनको हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। और दूसरा चीज़ हम ऐसे अधिकारी को सम्मान करते हैं और इसके लिए धन्यवाद। जैसा हम सब जानते हैं, कोरोना के फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में कोरोना वॉरियर्स ने पुलिस विभाग के सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत से, जिम्मेदारी से और अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार ड्यूटी किया है। और आज एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें जो जगदलपुर शहर में और जो सरहदी क्षेत्रों में जिन लोगों ने कोरोना के दौरान अच्छा टास्क किया, अच्छा वर्क किया है, जिसमें कि सभी नगर सैनिक के लोग भी थे,
जो बटालियन बाशी बटालियन है वहाँ जो ट्रेनिंग कर रहे हमारे कांस्टेबल्स थे वो भी थे, और साथ ही जिला बल के लोग भी थे। सभी लोगों ने जो मुस्तैदी से ड्यूटी किया बिना किसी प्रकार का साप्ताहिक अवकाश लिए हुए, और जिसमें उस वक्त तक बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे। इसके बाद भी उन्होंने खतरे को देखते हुए भी पूरी ड्यूटी अपनी निभाई है। मास्क का पालन करवाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया। उन्हीं को एक सम्मान देने के लिए बस्तर पुलिस की तरफ से एक यहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसमें सभी को प्रशस्ति पत्र दिया गया है और एक छोटा सा प्यारा सा उनके लिए गिफ्ट बनाया गया था जो उनको दिया गया है। और जो उन्होंने ड्यूटी किया है वो तो कोरोना वॉरियर्स के नाम से तो वो उनको मिलेगा ही, पूरा सम्मान मिलता ही है। एक छोटी सी भेंट बस्तर पुलिस की तरफ से उनको मिली। मध्य प्रदेश में कोविड-19 की दूसरी लहर के चरम पर होने के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन संकट को याद करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उस दौर में वो जरूरी इंतजाम करने की अगुवाई के कारण 7 रातों तक मैं नहीं सो सका था। मुख्यमंत्री ने इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा कि मुझे आज उजागर करने में कोई भी संकोच नहीं है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के चरम पर ऑक्सीजन के संकट के समय में 7 रातों तक अपनी पलक तक नहीं झपक सका था। मध्य प्रदेश के धार से 2 युवतियों को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। पिटाई का ये वीडियो इतना खौफनाक है कि आप भी सिहर उठेंगे। महज फोन पर बात करने को लेकर युवतियों को ये सजा दी गई। समाज के ठेकेदारों ने, युवतियों के चचेरे भाइयों ने और तमाम रिश्तेदारों ने उन पर लाठी, डंडे, लात, घूसे जो मिला जमकर बरसा दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो में एक महिला भी दिखाई दे रही है जो कि दोनों युवतियों के बाल खींचते हुए नजर आ रही है। और हैरानी की बात यह है कि कानून से भी सख्त सजा देने वालों को रोकने वाला मौके पर कोई नहीं था। लड़कियों की पिटाई होती रही, लोग तमाशबीन बने रहे और वीडियो बनाते रहे। जान बचाने की गुहार लगा रही लड़कियों को देखकर किसी का भी दिल नहीं पसीजा और किसी ने भी इस बर्बरतापूर्ण घटना को रोकने की जहमत नहीं दिखाई। बहरहाल घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है, मौके का मुआयना किया और लड़कियों का थाने में बयान भी दर्ज कराया है। हालांकि लड़कियां इस कदर डरी हुई और सहमी हुई थीं कि उन्होंने परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करना भी मुनासिब नहीं समझा। फिलहाल पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये वीडियो आपके सामने है। इस समय लड़कियों की पिटाई हो रही है और जो पिटाई करने वाले हैं उसमें महिला भी शामिल है, लड़की के भाई हैं और रिश्तेदार हैं, आसपास के कुछ लोग हैं जो कि लड़की की पिटाई कर रहे हैं। महज कसूर सिर्फ इतना था कि लड़की फोन पर किसी से बात कर रही थी, जिससे गुस्साए परिजनों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। लड़की के भाइयों ने, उसके रिश्तेदारों ने, आसपास के लोगों ने, एक महिला भी दिखाई दे रही है जो कि लड़की के बाल खींचते हुए उसकी जमकर पिटाई करी। हालांकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल होता जा रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी तो इसमें हो चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा बर्बरतापूर्ण ये वीडियो है। महिला सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लड़कियों को उनके घर वाले ही मारते पीटते दिखाई दे रहे हैं, उनके रिश्तेदार ही मारते पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि इतनी बर्बरता इस लड़की पर क्यों दिखाई गई आखिरकार। बहुत डराने वाला वीडियो इसको कहा जाएगा, क्योंकि दिल सिहर उठता है सब लोगों का जब एक लड़की की पिटाई होते हुए मध्य प्रदेश की ये वीडियो सबके सामने हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती जा रही है। इससे पहले की भी एक वीडियो आई थी जिसमें एक महिला को पेड़ पर बांधा गया था और पेड़ पर बांधकर पिटाई की गई थी। और ये दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लड़की की पिटाई सिर्फ इसलिए की जा रही है कि वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। दिनांक 25 तारीख को थाना टांडा में महिलाओं के साथ मारपीट की घटना पुलिस को पता चली थी और 26 तारीख में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर सभी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। परंतु कल फिर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि महिलाओं के साथ बर्बरता देखी गई, अतः पुनः 7 आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाई जाकर सभी की 151 में गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से महिला को पेड़ से लटकाकर बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आया था और मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक वीडियो धार से सामने आ चुका है जो कि इस समय वायरल हो रहा है। यहां पर 2 युवतियों को उसी के चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों ने फोन पर बात करने की उसको खौफनाक सजा दी और हम उसी वीडियो की बात कर रहे हैं जो कि अभी अभी हमने आपको इससे पहले दिखाई। अब उस वीडियो को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं क्या हैं वो आपको सुनवाते हैं।
देखिए, जिस प्रकार की विध्वंस घटनाएं लगातार रोज आ रही है, आज धार की जो घटना आई है, एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के अंदर बेटियों की इस प्रकार से पिटाई हो रही है। उससे पहले अलीराजपुर की घटना आई और शासन प्रशासन उन परिजनों को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पहुंच रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से टच रखते हैं, तो उन्हें मामूली धाराओं में छोड़ दिया जाता है। स्पष्ट है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी तो आगे से बेटियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं करने से लोग बचेंगे। स्पष्ट रूप से शासन प्रशासन ऐसे गुंडों को संरक्षण करना बंद करे और मध्य प्रदेश की बेटियों की रक्षा करने का काम करे। लगातार महिलाओं के अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है, बलात्कार में नंबर 1 बना हुआ है, और इस तरह की घटनाओं में ऐसे अपराधियों को छूटने से कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और सरकार इनके संरक्षण में लगी है और गृह मंत्री मुंह चलाने में लगे हुए हैं। इसी तरह का मामला अलीराजपुर में भी आया था। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, अलीराजपुर में भी आज तक कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई और लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती है, ना तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है और इसी कारण से इनके हौसले बुलंद होते हैं और सरकार इनके ऊपर ध्यान देने की बजाय सिर्फ सर्कस चलाने का काम करती है। कानून के रखवाले सिर्फ नेताओं की गुलामी करने में लगे। मेरा आग्रह है, बेटियों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगा और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, धार का मामला हो या अलीराजपुर का मामला हो, प्रथम दृष्टया वो पारिवारिक मामला है और परिवार के लोगों से ये अपेक्षा होती है कि वे अपने परिवार को कैसे अनुशासित रखेंगे, कैसे व्यवस्थित रखेंगे। लेकिन हाँ, जब कोई कानून अपने हाथ में लेता है, जब अतिरेक तरह से किसी के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें जो पीड़ित होता है वो भी कानून का सहारा लेता है और कानून भी उस विषय में चिंता करता है। अलीराजपुर वाले मामले में भी प्रकरण दर्ज हुआ है, कार्रवाई हुई है। धार वाला मामला आप बता रहे हैं तो कार्रवाई वहां भी हुई, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। लेकिन फिर भी इस विषय पर अगर कुछ और भी ज्यादा करने की आवश्यकता होगी तो उसको जरूर देखा जाएगा। बहुत मामूली धाराएं जो है पुलिस ने लगाई हैं परिजनों को। असल में मेरे सामने केवल प्रकरण दर्ज हुआ है, ये विषय अभी निकल करके आया, मैं और उसके विषय पर जरूर जानकारी लूंगी। लेकिन इसमें वास्तव में परिवार के मुखिया की प्रमुख जिम्मेदारी है, क्योंकि कई बार बच्चियां कम उम्र की होती हैं, उनकी का ज्ञान भी उतना भी नहीं होता है और कुछ ऐसे लोगों के बहकावे में आकर दुर्घटनाएं जब घटती हैं तो उसमें परिवार के लोग चिंता करते हैं। परंतु कहीं भी ऐसी परिस्थिति आए तो मुझे लगता है उन्हें समझाना चाहिए और एक लिमिट में, एक सीमा में कहीं ना कहीं उन्हें कोई छोटा मोटा दंड दे करके आगे वो ना करे, इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। लेकिन कानून किसी को भी हाथ में लेने का। कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी को घेरने के लिए अनोखे प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी के तहत मध्य प्रदेश के भिंड में कांग्रेस जिलाध्यक्ष जय श्रीराम के नेतृत्व में हवन यज्ञ करते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं की सद्बुद्धि के लिए हमने हवन यज्ञ किया है, जिससे देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को सरकार वापस ले। इस मौके पर जिला पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, राहुल सिंह कुशवाहा, संतोष त्रिपाठी समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। मोदी सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन किया गया। जो पेट्रोल डीजल के दाम है, पेट्रोल 110 रुपये, डीजल 100 रुपये और रसोई गैस 1000 रुपये हो गई है। इसको देखते हुए उनको सद्बुद्धि दे, इसलिए जिला के हिसाब से सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है। आगे यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, लगातार दिन प्रतिदिन महंगाई यूं ही बढ़ती रहेगी, तो आगामी क्या फैसला होगी कांग्रेस का? आगामी तारीख हम धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, नहीं होगा फिर हड़ताल करेंगे आगे। क्या नाम? मंडला में भी पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और कोरोना काल के दौरान जिनकी मौत हुई थी उनके परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया था, उसको लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। मंच स्थल से घुंगरी थाना परिसर तक पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान युवा कांग्रेसियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही राष्ट्रपति और जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। तो सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, क्योंकि देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। प्रदर्शन भी लगातार होते जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की मंडला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये महंगाई इस कदर बढ़ी है जो कि पिछले 70 सालों में नहीं थी। बीजेपी
पूरी तरीके से केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हों, लोगों की जेब पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले जब से बंगाल के इलेक्शन खत्म हुए हैं तब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। लोग परेशान हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है, लोगों का बजट बिगड़ रहा है। कोरोना काल में कितने लोगों के रोजगार छिन चुके हैं और रोजगार छिनने की वजह से उनके पास नौकरियां नहीं हैं। मध्य प्रदेश में सोई हुई सरकार को जगाने का हमारा एक प्रयास है और अब हमारी इस लड़ाई में जनता भी हमारे साथ है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणवासी साथ में हैं और इस बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त होकर अब आम जनता सड़कों पर है। आम जनता की लड़ाई अब कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। इसके लिए हमने कार्यक्रम बनाया है। चरणबद्ध तरीके से मंडला जिले के प्रत्येक ब्लॉकों में आए दिन हमारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम होगा और इस सरकार को हम अब चैन से बैठने देने वाले नहीं। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, इस मुद्दों पर हम उनको घेर करके और जनता को न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। निश्चित रूप से हमारी लड़ाई है। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने प्रेस नोट जारी किया है जिसमें पिछले एक साल में देश में अलग अलग राज्यों में 160 नक्सलियों की मौत होने की बात कबूली गई है। इनमें कई हार्डकोर माओवादी शामिल हैं। साल भर में जिन 160 नक्सलियों की मौत हुई है उनमें 30 महिला माओवादी हैं, जबकि 27 नक्सलियों का विवरण सेंट्रल कमेटी के पास भी नहीं है। सेंट्रल कमेटी के द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में दंडकारण्य में सबसे ज्यादा 101 माओवादियों की मौत का जिक्र है। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ और बीमारी से कई नक्सलियों की मौत हुई है। पिछले साल भर में अगर एक साल की बात करें तो दंडकारण्य में ही नक्सलियों को सबसे बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा बिहार, झारखंड में 11, ओडिशा में 14, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सीमा में 8, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में 11, पश्चिमी घाटी में 1 और तेलंगाना में 14 समेत कुल 160 नक्सलियों की मौत हुई है। माओवादियों के सेंट्रल कमेटी ने माना है कि पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 95 लाल लड़ाके मारे गए हैं। 40 लाख रुपए के इनामी हरिभूषण समेत कुल 13 माओवादियों की बीमारी से मौत हुई है। ये बात भी आज कबूली गई है। साथ ही दुर्घटना में 5 नक्सलियों की मौत होने का जिक्र भी प्रेस नोट में जारी किया गया है। तो इधर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए 42 माओवादियों की मौत होना बताया गया है, जबकि अन्य 5 नक्सलियों की मौत कैसे हुई इसका विवरण फिलहाल सेंट्रल कमेटी के पास नहीं है। और वही छत्तीसगढ़ में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में आए आंकड़ों ने थोड़ी सी राहत जरूर दे दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्रदेश भर में 26,073 नमूनों की जांच हुई और इसी बीच में 294 लोग संक्रमित पाए गए। 6 जिलों में तो कई नए मरीज भी नहीं मिले हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जांच की संख्या कम हुई है। शुक्रवार की अगर बात करें तो प्रदेश भर में केवल 24,806 नमूनों की जांच हुई थी, उनमें 305 लोग संक्रमित मिले। उसके उलट अगर शनिवार की बात करें तो जांच की जो संख्या है वो 26,000 से ज्यादा थी। इसके बाद भी नए संक्रमितों की संख्या में 11 की कमी दर्ज हुई थी। तो सबसे ज्यादा 34 मामले बीजापुर में मिले। सुकमा, बस्तर, सरगुजा और रायपुर जैसे जिलों में भी नए मरीजों की संख्या 25 से 33 के बीच है। ज्यादातर जिलों में रोजाना की संक्रमण दर 1% से नीचे आ चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक सभी जिलों में मरीजों की संख्या कम नहीं हो जाती है, खतरा नहीं टलने वाला है। ये कभी भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में लोगों को कोरोना रोकथाम के उपायों की कड़ाई से पालना करनी होगी। बाहर निकलने पर मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, किसी से मिलते समय 2 गज की दूरी रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए जो टीकों की संख्या है वो 1 करोड़ को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से जो जानकारी निकलकर सामने आई है तो प्रदेश में पहली और दूसरी दोनों ही डोज को अगर मिलाया जाए तो यह आंकड़ा लगभग बढ़ता जा रहा है।
हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी को खाका सामने रखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। इस दौरान कोरोना की संभावित चुनौती का सामना करने के लिए प्रस्तावित तैयारियों की प्रगति की भी जांच की। मुख्यमंत्री ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों, बिस्तरों, चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के समुचित प्रबंध के समय रहते कर लेने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोरोना की जो तैयारी है वो कर रही है, तीसरी लहर के लिए तैयार है। प्रदेश भर में 100 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रहेंगे। जिला अस्पतालों में 30 ऑक्सीजन बिस्तर की व्यवस्था होगी। 30 बिस्तरों का आईसीयू होगा। शिशुओं के लिए जो बिस्तर होंगे, बिस्तरों के आईसीयू की व्यवस्था अलग से होगी। सभी मेडिकल कॉलेज में आईसीयू के 100 बिस्तर मौजूद रहेंगे। हर मेडिकल कॉलेज में शिशुओं के लिए 20 बिस्तरों का आईसीयू अलग से होगा। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रदेश के 967 शासकीय और 435 निजी अस्पतालों में भी लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं और अब लोगों को निजी अस्पतालों में भी फ्री इलाज दिया जाएगा, जो कि अब तक नहीं था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरोना म्यूटेशन का जीनोम सीक्वेंस टेस्ट नहीं हो रहा है। अभी तक कोरोना के नए स्वरूप की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। दूर दूर तक इसके शुरू होने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि मेडिकल कॉलेज सिम्स से कोरोना के नए स्वरूप की पहचान के लिए सैंपल जीवन विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर भेजे जा रहे हैं। अभी तक 445 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। 202 की रिपोर्ट आ चुकी है। 243 की रिपोर्ट का इंतजार है। जिन 202 की रिपोर्ट आ चुकी है उनमें से किसी में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट समेत कोरोना का कोई भी नया स्ट्रेन नहीं पाया गया है, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। बेटमा करगिल योद्धा सूबेदार सोहनलाल कुशवाहा सेवानिवृत्त होकर अपने गृहनगर बेटमा पहुंचे, जहां पर सबसे पहले कुशवाहा ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद नगर के लोगों ने पुष्पमाला पहनाकर कुशवाहा का जोरदार स्वागत किया और बेटमा नगर के अंबेडकर चौराहा से बैंड बाजे और ढोलक के साथ उन्हें खुली जीप में बैठाकर जुलूस निकाला गया। नगरवासियों के द्वारा कुशवाहा का पुष्प माला पहनाकर जगह जगह स्वागत भी किया गया और उनके निवास स्थान पर कुछ मंत्री भी पहुंचे, वो उनको लेकर गए। वहीं पृथ्वी डिफेंस अकेडमी के छात्रों के द्वारा उन्हें परेड करके सलामी भी दी गई। मेरा स्वागत किया है और जिस प्रकार हमने कारगिल में विजय पाई और आप लोगों ने जितना साथ दिया मेरे को, मैं जब वहाँ से निकला तो मेरे कमांडर ने यही बोला कि आप ये मत सोचना कि आप हमको सेवानिवृत्त होकर जा रहे हो, पर ये याद रखना कि जब भी अगर हम कुछ ऐसी जरूरत पड़ी कारगिल के जैसी तो आपको आना है। तो मैंने वादा किया है कि अगर हमें पता चल जाएगा कि किसी ने भारत के ऊपर आग उठाने की कोशिश की तो मैं नहीं, मेरे जो साथी है लोग खड़े हैं, इनको मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा और खुद लेके जाऊंगा। और श्रीनगर में जिस प्रकार झंडा लहरा रहा है लाल चौक पे, और ये केवल आप लोगों की। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।